दिल्ली में एक किला है जहां पर रहने वाला हर एक शासक मर गया। एक सूफी संत के शाप की वजह से ऐसा हुआ। आज आपको पता चलेगा कि कैसे एक सेंटेंस ने पूरे एम्पायर को तबाह कर दिया, और उससे भी बड़ी और डरावनी बात यह कि यह शाप आज भी काम कर रहा है। दिल्ली में कुल 8 किले हैं, लेकिन इन 8 किलों में से एक किला ऐसा है जिसके बारे में कहानी चलती है कि उसे बनाने वाला सुल्तान कभी भी उसमें रह नहीं पाया। रुकिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको वो एग्जैक्ट लोकेशन बताऊंगा जहां आज भी रात में अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। तो ये किला अपने बनने के महज कुछ सालों में ही वीरान हो गया था। एक ऐसा किला था जिसे आज भी लोग मनहूस किले के नाम से जानते हैं। अब आप ये मत सोच लेना कि मैं कोई अंधविश्वास यहाँ पर फैला रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इस किले की कहानियां ऐसी हैं कि आपको इस पर यकीन नहीं होगा। इस किले में रहने वाले लोगों के साथ जो जो हुआ उसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सचमुच ये सब एक कोइंसिडेंस था या फिर ये उस शाप का नतीजा था जो एक सूफी संत ने इस किले को दिया था। आज मैं आपको दिल्ली के सबसे मनहूस किले की कहानी सुनाऊंगा जिसे तुगलकाबाद के किले के नाम से जाना जाता है। पिछले 700 सालों से यह किला एक खंडहर की तरह खड़ा है, लेकिन इस खंडहर में ही दबा हुआ है उसकी भव्यता और बर्बादी का इतिहास। ये एक ऐसा किला था जो पत्थरों से तो बना था, लेकिन उसकी किस्मत एक सूफी संत की जुबान से निकली एक भविष्यवाणी ने तय कर दी थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो भविष्यवाणी हुई थी वो शब्द दर शब्द सही भी साबित हुई। तो क्या था ये शाप, क्यों इसे कहते हैं मनहूस किला, ये पूरी कहानी पता चलेगी इस वीडियो में। तो एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिंह और आप देख रहे हैं हिस्ट्री कनेक्ट। तुगलकाबाद की कहानी शुरू होती है 14वीं सदी से। ये वो दौर था जब दिल्ली की राजनीति अनस्टेबिलिटी और हिंसक पड़ाव से गुजर रही थी। साल 1320 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके कमजोर वंशज और फिर उनके प्रधानमंत्री खुसरो खान ने सत्ता को हथिया लिया। इस दौरान दिल्ली सल्तनत पर इंटरनल क्राइसिस का खतरा तो था ही साथ मंगोलों के हमलों का भी खतरा मंडरा रहा था। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों के 5 बहुत बड़े हमलों को नाकाम कर दिया था, और इस वक्त दिल्ली को ऐसे ही एक सुल्तान की जरूरत थी जो न सिर्फ इंस्टेबिलिटी को खत्म करे बल्कि मंगोलों को भी सबक सिखाकर दिल्ली की बागडोर को संभाल सके। ऐसे में एक नया लीडर दिल्ली सल्तनत को मिला जिसका नाम था गाजी मलिक। वो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में एक ताकतवर जनरल था और बाद में कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी के टाइम पर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर का गवर्नर बन गया। गाजी मलिक बहुत ताकतवर और स्किल्ड सैनिक था। मुल्तान की जामा मस्जिद के एक शिलालेख से पता चलता है कि उसने मंगोलों को कुल छोटी बड़ी लड़ाइयों में 29 बार हराया था। 29 बार। जरा सोचिए कि एक इंसान जो 29 बार मंगोलों के सामने खड़ी अपनी मौत को हरा चुका था, वो कितना पावरफुल रहा होगा। बाद में उसने खुसरो खान को रास्ते से हटाकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 8 सितंबर 1320 को वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा और उसने अपना नाम रखा गयासुद्दीन तुगलक। इस तरह दिल्ली सल्तनत में एक तुगलक वंश की शुरुआत होती है। वो दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी यानी काफिरों का वध करने वाला ये शब्द जोड़ा। गयासुद्दीन तुगलक का मानना था कि दिल्ली को एक ऐसी कैपिटल की शक्ल देना जरूरी है जिससे कि इस पर कोई हमला ही न कर पाए। उसका मानना था कि मंगोल जब हमला करें तो दिल्ली सेफ रहे और मंगोलों के हमलों का सामना कर सके। अपनी इसी सोच के लिए उसने कुछ ऐसा किया जो किसी ने सोचा नहीं था। उसने दिल्ली में एक और नए शहर की नींव रखी। ये दिल्ली का तीसरा शहर था जिसे इतिहास में तुगलकाबाद कहा गया। इसका सपना था कि ये किला सिर्फ डिफेंस का ढांचा ना रहे बल्कि अपने आप में ये एक पूरा शहर हो। लेकिन इस किले को बनाने में उसने एक गलती कर दी, एक ऐसी गलती जिसकी कीमत उसको अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। कौन सी थी ये गलती, ये सब आपको बस 2 मिनट में पता चल जाएगा। पहले तो थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। तो कुतुब मीनार से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर तब एक चट्टानी पहाड़ी हुआ करती थी। उसने इस जगह को एक नए किले के लिए चुना। मंगोल हमलों से बचने के लिए वो एक मजबूत जगह इस पहाड़ी को मानता था। फिर तुरंत ही साल 1321 में इस किले को बनाने का काम शुरू कर दिया गया। गयासुद्दीन के कहने पर यह किला इतनी रफ्तार में बना कि सिर्फ 4 साल में यानी 1325 में यह किला बनकर तैयार हो गया। गयासुद्दीन ने जो किला बनवाया वो उस दौर के सबसे मजबूत किलों में से एक था।
हिस्टोरियन वाई.डी. शर्मा अपनी किताब दिल्ली एंड इट्स नेबरहुड में बताते हैं कि यह किला ऑक्टेगनल शेप में बनाया गया। इसका जो सरकमफ्रेंस था वो करीब 6.5 किलोमीटर था। इसकी जो विशाल दीवारें थी वो 10 से 15 मीटर तक ऊंची और बहुत ज़्यादा मोटी थी, जो इसे उस समय के सबसे मजबूत किलों में से एक बनाती थी। इन दीवारों के बीच बीच में बुर्ज बने हुए थे ताकि दुश्मन पर नज़र रखी जा सके। इस किले में टोटल 52 एंट्री गेट थे, जिसमें से आज भी 13 हमें बचे खुचे दिखते हैं। किले के साउथ में एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। इस तालाब को ईस्ट की पहाड़ियों के बीच में एक बांध बनाकर बनाया गया था। इस तरह से इस किले को बनाने में हर एक बात का ध्यान रखा गया। इस किले को 2 मंजिला बनवाया गया। किले को बनाने में ग्रेनाइट पत्थर का इस्तेमाल हुआ, जिसके चलते इस पर अटैक करके इसको जीतना बड़ा मुश्किल काम था। आज अगर आप दिल्ली के तुगलकाबाद वाले एरिया में जाएंगे तो यहाँ किले में ऊंची दीवारें मिलेंगी, महल मिलेंगे और इसके साथ ही यहाँ पर किले के जो संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक और उनकी पत्नी के साथ साथ उनके पुत्र का मकबरा भी आपको देखने को मिल जाएगा। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो तुगलकाबाद एक ऐसा शहर था जिसमें हर तरह की ज़रूरत पूरी हो सकती थी। यहाँ पर शाही घराने हुआ करते थे, सार्वजनिक यानी पब्लिक हॉल हुआ करता था, अनाज को रखने के लिए भंडार गृह होते थे, पानी की बावली, यानी हर एक ज़रूरी सुविधा यहाँ मौजूद थी। लेकिन इस परफेक्ट प्लानिंग में तुगलक ने एक गलती कर दी। एक बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर गए और वो थी लोगों की भावनाएं। सुल्तान ने इस प्रोजेक्ट को टाइम पर पूरा करने के लिए एक फरमान जारी किया। फरमान था कि शहर के सभी मजदूरों को सिर्फ और सिर्फ किले को बनाने का काम करना है। लेकिन दोस्तों, तुगलकाबाद के पत्थरों की ये भव्य दीवारें एक ऐसे टकराव की नींव रख रही थी जो सल्तनत की किस्मत को हमेशा के लिए बदल देता। जिस वक्त तुगलकाबाद में किला बनाया जा रहा था, ठीक उसी वक्त दिल्ली में एक और कंस्ट्रक्शन चल रहा था। लेकिन यह कंस्ट्रक्शन गयासुद्दीन तुगलक का नहीं था, बल्कि एक संत का सपना था। यह कंस्ट्रक्शन करा रहे थे खुद प्रसिद्ध सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया। वो एक सीढ़ीदार बावली बनवाना चाहते थे ताकि आने जाने वाले राहगीरों को पानी की समस्या का सामना ना करना पड़े। औलिया बहुत प्रसिद्ध संत थे, दिल्ली की जनता उनको बहुत पसंद करती थी। अब जरा सोचिए, एक तरफ एक पावरफुल सुल्तान जो अपना किला बनाना चाहता था, दूसरी तरफ लोगों का एक प्यारा सा संत जो लोगों की सेवा करना चाहता था। अब दोनों में अगर इस तरह का टकराव होगा तो टक्कर तो होनी ही थी। तो जब सुल्तान ने किले को बनवाने के लिए सभी मजदूरों को बुलाने का फरमान दिया तो इससे औलिया की बावली का काम रुक गया। मजदूरों ने खैर इसका भी एक सोल्यूशन निकाल लिया। वो दिन में सुल्तान के किले पर काम करते और रात में औलिया की बावली को बनाने का काम करते। अब ये काफ़ी स्मार्ट सोल्यूशन था, लेकिन जब सुल्तान को इस बात का पता चला तो उसकी क्रूरता और उसकी हठधर्मिता ने उसे गुस्से से भर दिया। एक तरह से उसका ईगो हर्ट हो गया था। फिर उसने वो किया जो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उसने निजामुद्दीन बस्ती में तेल की सप्लाई को बंद करने का आदेश दे दिया ताकि रात में काम करने के लिए कोई चिराग न जल सके। सुल्तान को लगा कि अब उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अब वो होने वाला था जिसे लोग आज भी चमत्कार मानते हैं। कहा जाता है कि औलिया ने अपने शिष्यों से कहा कि वो चिराग में तेल की जगह बावली का पानी डाल दें, और फिर एक चमत्कार हुआ। बावली के पानी से भरे चिराग भी तेल की तरह जलने लगे और बावली का काम पूरा हो गया। हालांकि आपको पता ही है कि ये सब कहानियां जो हैं वो सुनने में अतिशयोक्ति लगती हैं, और औलिया के फॉलोअर्स ने ये जो कहानी है ये उनके चमत्कारों को साबित करने के लिए ज़रूर चलाई होगी। लेकिन ये भी सच है कि बावली का काम रुकने से हजरत औलिया नाराज़ हो गए थे। उधर गयासुद्दीन तुगलक भी हजरत औलिया को अपने लिए खतरा मानने लगा था। उसे लगने लगा था कि औलिया उनकी सल्तनत के खिलाफ विद्रोह कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया से गयासुद्दीन को जो नुकसान हुआ उसके बारे में वो सपने में भी नहीं सोच सकता था, क्योंकि अब औलिया के मुंह से निकलने वाले थे वो शब्द जो नेक्स्ट 700 सालों तक असर डालने वाले थे। जब गयासुद्दीन ने बावली का काम रुकवाया तो औलिया ने श्राप दिया कि ये जो शहर बन रहा है उसमें केवल गीदड़ ही चिल्लाएंगे। आगे चलकर ऐसा ही हुआ। गयासुद्दीन तुगलक की मौत के बाद धीरे धीरे इस जगह पर पानी की किल्लत होने लगी, सूखा पड़ गया। इस वजह से गयासुद्दीन के बेटे को ये जगह छोड़नी पड़ी और उसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई। फिर धीरे धीरे इस महल का मेंटेनेंस भी बंद हो गया और 4 साल में बना ये किला अपने बनने के 15-16 साल बाद ही खंडहर हो गया। लेकिन अभी तक दोस्तों आपने सिर्फ आधी कहानी सुनी है। असली ट्विस्ट अभी बाकी है, और ये ट्विस्ट है गयासुद्दीन की मौत।
ये मौत इतनी मिस्टीरियस है कि आज भी हिस्टोरियंस इस पर डिबेट करते हैं। हुआ ये कि गयासुद्दीन तुगलक उस टाइम पर बंगाल में एक विद्रोह को दबाने के लिए गया हुआ था। जब उसे औलिया के चमत्कार और उनकी बावली के पूरा होने की खबर मिली तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने अपने दरबारी कवि और औलिया के शिष्य अमीर खुसरो के माध्यम से संत को एक मैसेज भेजा। मैसेज था कि वो दिल्ली पहुंचने से पहले ही शहर को छोड़ दें, वरना उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। इस पर निजामुद्दीन औलिया ने एक बहुत ही ऐतिहासिक जवाब दिया। ये जवाब आज भी कहावत के रूप में जिंदा है, हनूज दिल्ली दूरस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। इस एक सेंटेंस ने सुल्तान की तात्कालिक शक्ति पर एक मोरल और आध्यात्मिक जीत का प्रतीक बना दिया। बंगाल में विद्रोह शांत हुआ, उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक जीत कर दिल्ली की ओर लौट रहे थे। दिल्ली से कुछ ही दूर मील अफगानपुर में उनके पुत्र, जो बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना गया, उसने अपने पिता के स्वागत में एक भव्य लकड़ी का महल बनवाया। अब यहीं पर दो थ्योरी हैं, एक बहुत डरावनी और एक बिल्कुल नेचुरल। पहले मैं आपको पहली थ्योरी बताता हूँ। महल के निर्माण के दौरान जौना खान ने कारीगरों से एक ऐसा ढांचा बनाने के लिए कहा जो हाथियों के गुजरने से ढह जाए, यानी कि एक प्लानिंग हुई थी, तुगलक के मर्डर की प्लानिंग। फिर जब सुल्तान अपने पूरे दल बल के साथ उस स्वागत महल में प्रवेश कर रहा था तो अचानक से वो महल ढह गया। इस हादसे में गयासुद्दीन तुगलक की मौत उस ढांचे में दबकर हो गई। ये उसके शासनकाल का सिर्फ 5वां साल था। आज भी इतिहासकारों के बीच में ये मौत एक मिस्ट्री बनी हुई है। मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता और इतिहासकार इसामी के अनुसार ये गयासुद्दीन के अपने ही बेटे जौना खान द्वारा रची गई एक सोची समझी साजिश थी। वहीं जियाउद्दीन बर्नी और फरिश्ता जैसे इतिहासकारों ने इसे एक नेचुरल कैलेमिटी, यानी बिजली गिरने के कारण हुई एक दुर्घटना बताया है। लेकिन आम जनता को इससे कोई मतलब नहीं था कि वो कैसे मरे। उनके लिए ये गयासुद्दीन को दिए गए एक श्राप का नतीजा था, जो कि निजामुद्दीन औलिया ने दिया था। उन्होंने कहा, हनूज दिल्ली दूरस्त, और हुआ भी वही। गयासुद्दीन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली में कभी कदम ही नहीं रख पाए। अब आज भी ये सवाल तैरता है कि क्या अपने ही पिता का स्वागत करने जा रहा एक सम्राट एक साजिश का शिकार हुआ, या वाकई किसी संत की बद्दुआ का ये असर था। गयासुद्दीन का मकबरा आज भी तुगलकाबाद किले के पास मौजूद है। इस मकबरे को खुद सुल्तान ने बनवाया था और इस पर दारुल अमन, यानी शांति का घर, लिखवाया था। लेकिन सोचने वाली बात है कि जिस शासक के मकबरे को शांति का घर कहा गया, उसकी मृत्यु इतनी ज़्यादा रहस्यमयी और हिंसक रही। तो अब तक आपने देखा कि कैसे एक पावरफुल सुल्तान के ईगो ने उसे बर्बाद करके रख दिया। लेकिन किले का क्या हुआ? क्या सच में वो श्राप काम कर गया? गयासुद्दीन की रहस्यमयी मौत के बाद उसका भव्य तुगलकाबाद किला, जिसे बनाने में 4 साल लगे, सिर्फ 2 साल बाद वो वीरान हो गया। इसे मनहूस किला क्यों कहा गया? इसके पीछे कई वजहें बताई जाती हैं। लोक कथाओं में जाएं और लोकल मान्यताओं में जाएं तो उसके हिसाब से इसके वीरान होने की एकमात्र वजह थी हजरत निजामुद्दीन औलिया का वो श्राप, या रहे उजाड़ या बसे गीदड़, यानी या तो उजाड़ रहेगा या यहाँ गीदड़ बसेंगे। कहा जाता है कि इस श्राप के कारण कोई भी इस भव्य शहर में बस नहीं पाया। लेकिन अब मैं आपको एक रियल रीज़न भी बताता हूँ, जिनके बारे में इतिहासकार डिस्कस करते हैं। ये सारे इतिहासकार रीजन मानते हैं, और उनमें से कई सारे ऐसे हैं जो कुछ लोग इतिहासकारों में डिबेट भी चलती है। इतिहासकारों द्वारा दिए गए रीजन्स में पहला बहुत बड़ा रीज़न है पानी की बहुत ज़्यादा कमी। एक बड़े शहर को बसाने के लिए पानी की जितनी ज़रूरत थी, तुगलकाबाद के पास उतना पानी मौजूद नहीं था। बाद में गयासुद्दीन के उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक ने अपनी राजधानी फिरोजाबाद को यमुना नदी के किनारे इसी वजह से बताया था, ताकि पानी की समस्या ना हो। इसके अलावा गयासुद्दीन की मौत के बाद उनका पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा, जो अपने सनकी और अप्रत्याशित योजनाओं के लिए जाना जाता था। और फिर इस पागल बादशाह ने कुछ ऐसा किया था कि जिसने तुगलकाबाद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये तो आपको पता ही है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया था। इससे हुआ ये कि तुगलकाबाद फिर से खाली हो गया पूरी तरह से। अब ये सिर्फ बदकिस्मती थी या एक दूसरे से जुड़ी हुई घटनाओं की एक ऐसी सीरीज जिसमें सुल्तान की सनक और नेचर की जो चैलेंजेस थे, इन दोनों ने शामिल होकर इसको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस तरह श्राप की कहानी ने इन सभी ऐतिहासिक वास्तविकताओं को एक ड्रामा और मिस्ट्री का पूरा रूप दिया, जिससे ये सिर्फ एक किला न रहकर एक श्रापित कथा का सिंबल भी बन गया। तो अब सवाल ये है कि आज क्या है इस किले में? क्या वो श्राप अभी भी काम कर रहा है? चलिए देखते हैं। आजकल तुगलकाबाद का किला बस एक बड़ा सा खंडहर बन गया है। ज़्यादातर हिस्सा वक्त के साथ टूट फूट गया है, लेकिन आज भी इसकी बड़ी बड़ी दीवारें और टूटे फूटे बुर्ज
इस बात की गवाही देते हैं कि ये जगह कभी कितनी शानदार रही होगी। टूरिस्ट यहाँ आते हैं, लेकिन यहाँ के लोकल लोग इस जगह पर रात में अजीब अजीब आवाज़ें सुनने और मनहूसियत महसूस करने वाली कहानियाँ सुनाते हैं। और अब सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैंने आपको वीडियो में शुरुआत में बताने का प्रॉमिस किया था, ये कोई कोइंसिडेंस ही है शायद कि आज भी इस इलाके में पानी की दिक्कत है। 700 साल बाद भी वही सेम प्रॉब्लम, वही वाटर क्राइसिस जिसने इस किले को खाली करवाया था। इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट के लिए तुगलकाबाद का किला सिर्फ एक खंडहर नहीं है, ये तुगलक वंश की बड़ी बड़ी सोच, उनकी ताकत और उनकी पूरी तरह से हार का पक्का सबूत है। यह हमें दिखाता है कि एक ताकतवर राजा भी अपनी सोच में कट्टर होने, सही प्लानिंग ना करने और अपने ही लोगों के धोखे की वजह से कैसे हार सकता है। दोस्तों, मेरे हिसाब से इस कहानी में यही सीख मिलती है कि चाहे किसी की सोच कितनी भी बड़ी क्यों ना हो और वो कितनी ही मजबूत दीवारें क्यों ना बना ले, कभी कभी उन दीवारों की किस्मत आस्था और दुआओं की अनजानी ताकत तय करती है। दिल्ली का ये खंडहर हमें याद दिलाता है कि ताकत और पत्थर की दीवारें भी दुआओं और श्रापों के आगे नहीं टिक पाती। अब अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो ये वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए कि आपको क्या लगता है, ये एक श्राप था या एक कोइंसिडेंस था। और हाँ, अगर आपको मिस्टीरियस हिस्टोरिकल स्टोरीज पसंद है, यानी इतिहास की वो कहानियाँ जिनमें मिस्ट्रीज हैं, तो हमें वीडियो बताइए कि नेक्स्ट में आपको कौन कौन से किले के बारे में बताऊँ। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ऐसे ही लाइक और शेयर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक हमारी वीडियो जल्द से जल्द पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।